जय श्री कृष्णा। दिल से उसे अपना कर तो देखो, गले से एक बार लगा कर तो देखो, भूल जाएगी मायका अपना, बहू से बेटी एक बार बुला कर तो देखो। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है जब बहू ने सास ससुर पर जान से मारने का इल्जाम लगाकर भेजना चाहा जेल। तो हुआ कुछ ऐसा। मालती जी कुर्सी पर पैर फैलाए बैठी हुई थी कि तभी वहां एक पुलिसकर्मी आकर उनसे बोला, मैडम आप यहाँ से खड़ी हो जाइए और बाहर लाइन में लग जाइए। यह आज नहीं मैडम का स्वागत होने वाला है, वो बस किसी भी वक्त पहुंचती ही होंगी। उस इंस्पेक्टर के इतना कहते ही मालती जी ने उसकी तरफ तुनक कर देखा और बोली, हाँ तो मैं कौन सा उसको आने से रोक रही हूँ। मालती जी ने अकड़ते हुए बोली, मैडम प्लीज आप समझने की कोशिश कीजिए, आप बाहर चली जाइए वरना मेरी नौकरी तो जाएगी ही और साथ में ही आप भी। इतना बोलकर उस पुलिसकर्मी ने मालती जी का हाथ पकड़कर कुर्सी से उठाया और उन्हें एक तरफ ले जाकर खड़ा कर दिया। तभी उस नए प्रभारी मैडम ने जैसे ही अपनी गाड़ी से उतरकर हॉल में प्रवेश किया तो अंदर मौजूद पुलिसकर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट से पूरे हॉल में गूंज उठा। उस नई प्रभारी मैडम को देखकर रण सिंह जी की आंखें भर आईं। उनका दिल कह रहा था कि अभी उस मैडम के पैरों में गिरकर अपने गुनाहों की माफी मांग लें, पर फिर कुछ सोचकर उनके कदम वहीं रुक गए। तो दूसरी तरफ उस दृश्य को देखकर मालती जी की आंखें फैलकर चौड़ी हो चुकी थीं। उनको तो ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको किसी ने बिजली का झटका लगा दिया हो। सारे ग्रह उनकी आंखों के सामने उन्हें घूमते हुए नजर आ रहे थे। उस मैडम का वो चेहरा मालती जी को अतीत की तरफ ले जाने पर बार बार मजबूर कर रहा था। शादी के सभी रस्में पूरी हो चुकी थीं और दुल्हन दूल्हा को अंदर ले जाया जा रहा था। ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये सब पहले तय करना चाहिए था आपको। ये आवाज दुल्हन की माँ की थी, जो हाथ जोड़कर दूल्हे की माँ से विनती कर रही थी। अरे इसमें तय क्या करना है, ये कोई कहने की बातें हैं। ये सब तो सभी लड़की वाले करते हैं। लड़की की माँ छोटा सा मुंह लेकर रह गई। हर एक मेहमान की नजर उन पर आकर जम गई थी। उनकी आवाजें वहां सभी ने सुनी। दुल्हन बनी गौरी भी पीछे मुड़कर अपनी माँ को देख उनके बेबस चेहरे को निहार रही थी। क्या हुआ मम्मी? गौरी को कुछ आशंका हुई तो उसने नजदीक आकर अपनी माँ से पूछा, लेकिन उसकी माँ तो जैसे अब बोलने की स्थिति में ही ना थी। ये क्या बताएंगी? मैं बताती हूँ। एक कार के लिए और साथ में 5 लाख रुपए के लिए कहा तो इन्हें बुरा लग गया। दूल्हे की माँ मालती जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आंटी जी कार और रुपए क्या इतनी छोटी सी चीज है जो कहते ही मिल जाए, और कार मांगने का क्या मतलब है? दुल्हन ने भी अपनी सास मालती जी से पूछा। मतलब? अरे लड़के वाले हैं हम, कुछ इज्जत नहीं है क्या हमारी? मालती जी ने आंखें निकाल कर कहा। तभी लड़की के पिता आगे आए और हाथ जोड़कर बोले, बहन जी सबके सामने तमाशा बन रहा है और शादी तो हो चुकी है ना, फिर प्लीज अब ऐसा मत कीजिए, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। दुल्हन के पिता गिड़गिड़ाते हुए उनसे मनोहार कर रहे थे। मेरा लड़का इतना काबिल है तो इतना भी नहीं मिलना चाहिए क्या? हमने भी तो अपने दामाद को 8 लाख और कार दी है, पूछ लीजिए चाहे। मालती जी इतराते हुए पास खड़े अपने बेटी दामाद की तरफ इशारा करते हुए कहा, आंटी जी आपका बेटा काबिल है तो बाजार में बोली लगाओ इसकी। आपकी हैसियत होगी कार देने की, हमारी तो नहीं थी। हम पहले ही बता चुके थे। और क्या आदमी है ये आपका बेटा? आप हमारी बेइज्जती कर रही हैं, शादी तोड़ रही हैं और इसकी घिग्गी बंधी हुई है। गौरी ने मालती से रोहन की तरफ इशारा करके कहा। और अब आपने आगे कुछ और कहा तो आप अच्छे से जानती हैं हम लड़की वाले क्या कर सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी समझने की कोशिश मत करना, गौरी ने सभी मेहमानों के सामने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा। गौरी के पिता ने उसको चुप रहने का इशारा किया और फिर से मालती के हाथ जोड़ने लगी। प्लीज मत कीजिए ऐसा, इज्जत तो दोनों परिवारों की है। अरे ब्लैकमेल मत करो हमें, समझे? अपनी लड़की को देखो कितना मुंह चला रही है। लग तो नहीं रहा कि
इसकी अभी शादी हुई है, यह बोलने में इतनी एक्सपर्ट है। मालती जी भी अकड़ते हुए बोली, एक्सपर्ट तो मैं बहुत चीजों में हूँ, दिखाऊं क्या? गौरी जी की कुंफू सीखी हुई थी उस अंदाज में आगे आकर बोली, हे भगवान, अभी ये हाल है इस लड़की के तो आगे क्या होगा? चल बेटा यहाँ से चलो जल्दी। यहाँ कोई शादी नहीं हुई है। दूल्हे यानी रोहन की माँ मालती ने दूल्हे का हाथ पकड़कर खींचा और उसके पिता की तरफ देखते हुए कहा, तुमसे अलग से कहना पड़ेगा क्या? निकलो इस नीच लोगों के बीच में से। आंटी जी, नीचता आप में है, हम में नहीं। शादी तोड़कर आप जा रही हैं दहेज की खातिर, जल्दी से जाइए, हमें भी आप जैसे लालची लोग नहीं चाहिए। पीछे से दुल्हन यानी गौरी ने आवाज देकर कहा, मम्मी मेरी बात तो सुनो, शादी तो हो चुकी है, ऐसे कैसे कर सकती हैं आप? लेने के देने पड़ जाएंगे। इस बार रोहन ने अपनी माँ मालती को समझाने की कोशिश की, साथ में ही उसकी बहन ने भी अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, मगर मालती कुछ सुनने को तैयार ही ना थी। अब उसने इज्जत को अपना मुद्दा बना लिया था। ये कुछ नहीं कर सकते, उनके पास है ही क्या, ये इनकी गीदड़ भभकी है। मालती जोर जोर से चिल्लाते हुए रोहन को बाहर की ओर खींच रही थी। मालती जी, जल्दी से जाइए यहाँ से, अब आपसे कोर्ट में ही मिलेंगे। गौरी ने मालती जी के सामने आकर हाथ जोड़कर कहा, जाने किस बात का घमंड है इसको, शुक्र है पहले ही पता चल गया। मालती जी बाहर जाकर कार में बैठ गई थी। अब चलेगा या तुझे यही फेंक दूं? मालती जी ने आगे ड्राइवर से कहा तो ड्राइवर ने कार को तेजी से दौड़ाना शुरू कर दिया। पीछे से रोहन की बहन भी पति के साथ अपनी गाड़ी में आ रही थी। रोहन को गौरी पसंद थी और वो दहेज का लालची भी नहीं था, लेकिन इतना सब कैसे हो गया उसको भी समझ में नहीं आ रहा था। मम्मी, यहाँ आपको कार मांगने की क्या जरूरत थी? आप अपने यहाँ 2 कार हैं। मुझे गौरी पसंद थी और इसलिए उससे शादी के लिए हामी भरी थी। रोहन ने कार में बैठते ही अपनी माँ से सवाल कर दिया, देख रहा है तू, अगर ये लड़की आ जाती ना तो तू भी जोरू का गुलाम बन जाता। ये तेरी 3rd क्लास पसंद थी, भिकमंगे कहीं के। रोहन चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। इसको चुप करा सकती हो, मुझे चुप करा सकती हो, लेकिन दुनिया को क्या जवाब दोगी? अपने बेटे की शादी टूटने का कारण तुम हो। रोहन के पिता रण सिंह जी ने मालती को बहुत गुस्से में कहा, लेकिन मालती जी किसी की सुनने को तैयार ही नहीं थी और बस गुस्से में बैठी हुई थी। मैं तेरे लिए इससे अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी जो इससे सुंदर और भरकर दहेज लाएगी। मालती जी ने जब ऐसा कहा तो रोहन चीख पड़ा, बस करो मम्मी, आगे कुछ बोली तो यहीं उतर जाऊंगा, फिर ढूंढती रहिएगा मुझे। दहेज लेकर रोहन को गुस्से में देखकर कार में शांति छा गई। गौरी को रोहन दिल से पसंद करता था। उसकी सादगी ने उसके मन को छू लिया था, लेकिन आज मालती जी के कारण इधर गौरी के घर मातम जैसा माहौल बना गया था। मेहमान मुंह बनाते हुए जा रहे थे। अरे, हैसियत नहीं थी तो ऐसा लड़का ढूंढने की भी क्या जरूरत थी? अपने ही बेइज्जती करवा ली। लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और गौरी के पिता सिर झुकाए एक तरफ खामोश बैठे हुए थे। राजन साहब, हमें तो आपकी लड़की की दिलेरी बहुत पसंद आई। अगर मेरे एक भी लड़का होता तो इसकी बारात लौटने ही नहीं देता, इसकी शादी उससे करा देता। पास में ही रहने वाले राघव जी ने कहकर गौरी के पिता को दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन अब राजन जी के मुंह में कुछ कहने के लिए शब्द ही कहाँ थे। जिसकी बेटी की बारात इस तरह लौट जाए वो और भला क्या कहेगा। सभी लोग जा चुके थे और गौरी भी परिवार के साथ मंडप से घर आ चुकी थी। अब रात के 4 बज गए थे और अगला दिन बस उजाला बिखेरने ही वाला था। मम्मी पापा, लीजिए दूध पीजिए और ये खा लीजिए, सुबह से कन्यादान के लिए व्रत किया हुआ था आपने, भूखे होंगे, खा लीजिए। गौरी ने घर आकर दुल्हन का लिबास उतार कर एक तरफ रखा और इसके बाद पहले माता पिता को कुछ खाने को दिया। गौरी की माँ
गौरी को गौर से देख रही थी। सबसे बड़ी बेटी और घर की पहली शादी है। अब लोग थूकेंगे हम पर और छोटी की शादी कैसे होगी, कहकर गौरी की माँ अपने आंसू नहीं रोक सकी और अपने पल्लू से अपने बहते हुए आंसू पोंछने लगी। मम्मी, कोई नहीं थूकेगा, बल्कि बेइज्जती तो उनकी हुई है। आपकी बेटी हिम्मत वाली है। अच्छा है शादी नहीं हुई, नहीं तो ये बाद में जाने क्या क्या मांगते। गौरी के समझाने के बाद भी उसके पिता अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसी रात उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। गौरी के ऊपर तो जैसे पहाड़ ही टूट गया था। बड़ी मुश्किल से पूरे परिवार को संभाला और मन ही मन कसम ली कि वह कुछ ऐसा करेगी जिससे रोहन का परिवार अपमान करने पर पछताएगा। एक दूसरे को सब हिम्मत तो दे रहे थे, मगर इस नीच समाज को अगले दिन सामना भी करना था। अगले दिन से ही लोगों और रिश्तेदारों में खबर आग की तरह फैल गई। दिन भर सबके फोन बजते रहे और घर में लोगों का आना जाना लगा रहा। लोग कहानी को सुनने आ रहे थे और सामने दिलासा देकर वहां जाकर बातें बना रहे थे। इस सबसे परेशान होकर गौरी कुछ दिन के लिए परिवार को लेकर वहां चली गई और वहां जाकर वापस अपनी पढ़ाई शुरू कर दी थी। और उधर मालती जी ने रोहन की शादी एक अमीर खानदान में लड़की ढूंढ कर दी। खूब भर भर कर दान दहेज मिला था। खूबसूरत बहू और गहने, कार, पैसे जैसे देखकर मालती जी फूली नहीं समा रही थी। लेकिन मालती जी की बहू दिशा उनको नीचा दिखाने लगी, रोज ताने मारने लगी। किसी तरह से एक साल बीत गया, लेकिन मालती की बहू दिशा मालती जी से तंग थी। दिशा मालती जी को देखना भी पसंद नहीं करती और रोहन से कहती, देखो रोहन, तुम अपनी मम्मी से कह दो कि इनकी फ्रेंड्स आया करें तो खुद उनकी सेवा करें। मुझे मेरी कहीं आने जाने पर रोक पसंद नहीं। मुझे कभी किसी ने मेरे घर में नहीं रोका। दिशा ने रोहन को गुस्से में कहा, तो क्या हुआ, देर तक बाहर रहोगी तो मम्मी पूछेंगी ही, वो बड़ी हैं। रोहन ने समझाना चाहा, मगर दिशा ने घर सिर पर उठा लिया। रोहन, अगर तुमने अपनी गवान माँ की तरफदारी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस बुढ़िया को मुझे कुछ पता भी है। नौकरानी नहीं हूँ मैं उसकी जो मुझे रोकने चली है। वह तो मैं इतना सब लेकर आई, वरना तुम्हारे घर में था ही क्या। भिखारियों जैसी हालत थी तुम्हारी, क्यों लेकर आई। अगर इतना ही घमंड था तो रोहन की भी आवाज तेज हो चुकी थी और रण सिंह जी के मालती जी वहां आ चुकी थी। ओ मिस्टर, मैं लेकर आई नहीं, तुम्हारी माँ ने भिखारियों की तरह मांगा था। इससे तो कहीं भीख ही मांग लेती। दिशा के इतना कहते ही रोहन को बहुत तेज गुस्सा आया और उसने आगे बढ़कर दिशा को थप्पड़ मार दिया तो दिशा ने भी पलटकर उसको थप्पड़ जड़ दिया। पीछे से रण सिंह जी आकर बोले, शर्म नहीं आती तुम्हें रोहन, बहू पर हाथ क्यों उठा रहे हो। रण सिंह जी गुस्से में रोहन को डांटने लगे, ससुर जी, आप मेरे सामने नाटक मत कीजिए प्लीज। आपको दहेज चाहिए था ना, तो अब सुनो ताने, किसी दिन ये घर से भी निकाल सकती है। रण सिंह जी ने अपना गुस्सा मालती पर उतारा। ऐसे ही 3 साल हो गए और मालती जी और दिशा के बीच का झगड़ा यूं ही कायम रहा और रोहन दोनों के बीच में फंसकर रह गया। रण सिंह जी ने तो चुप्पी धारण कर ली थी। मालती जी के चक्कर में दिशा रोहन को भी नहीं छोड़ती थी। दिशा को जब भी मौका मिलता इस परिवार को बेइज्जती करने में पीछे नहीं रहती थी। मालती जी अब दिशा को हरकतें सहन नहीं कर पाती थी, लेकिन अमीर बाप की इकलौती संतान भी दिशा, इसीलिए उसे नखरे भी उठाने पड़ते थे। एक दिन जब सब खाना खाने बैठे तो उसने दिशा के लिए स्पेशल मीठी खीर बनाई और दिशा से बोली, दिशा, तेरी पसंद की खीर बनाई है अपने हाथों से। आज ये देखकर दिशा हैरान हो रही थी, कुछ मिलाकर तो नहीं खिला रही हो। दिशा ने मालती जी से कहा, नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूंगी। मालती जी थोड़ा शक पका गई थी। दिशा ने वो डिश खाई, लेकिन उसका शक बरकरार रहा। खाने के 2 घंटे बाद उसे उल्टियां लगना शुरू हो गईं। उसने तुरंत अपने डॉक्टर को कॉल किया और रोहन के साथ हॉस्पिटल पहुंच गई। डॉक्टर ने तुरंत पेट साफ करने की दवाइयां दी
और इंजेक्शन दिए, जिससे दिशा को आराम होने लगा था। पूरी रात हॉस्पिटल में रहने के बाद अगले दिन वो घर वापस आ गई तो उसकी सुई मालती जी की तरफ घूम गई। तो दिशा ने मालती जी से सीधे बात की तो उन्होंने साफ इनकार किया, जिससे दिशा ने गुस्से में सास को थप्पड़ जड़ दिया। झूठ क्यों बोल रही है बुढ़िया? मालती जी ने जीवन में कल्पना भी नहीं की थी कि वो कभी बहू से थप्पड़ खाएंगी। दिशा ने सहन नहीं हो रहा था कि उसकी सास ने ऐसा किया, और क्या अब बेटा भी मानने को तैयार नहीं था। सास से झगड़ने के बाद उसने वुमन हेल्पलाइन पर फोन करके शिकायत दर्ज करा दी। 1 घंटे में पुलिस घर पर आ चुकी थी और दिशा ने सबके सामने खुला इल्जाम लगाया कि उसकी सास ने उसे जान से मारने की कोशिश की। मालती जी खूब मना करती रही, लेकिन उसकी पुलिस ने एक ना सुनी। रोहन ने खूब इधर उधर फोन लगाए, मगर कोई मदद ना मिली और पुलिस मालती जी को उठाकर पुलिस थाने ले गई। लेकिन दिशा टस से मस ना हुई। मालती जी ने तो सब बस उस बच्चे के लिए कुछ दवाइयां खाने में मिलाकर दी थी। उनका मानना था कि दिशा मां बन जाएगी तो इसका व्यवहार भी सुधर जाएगा। रण सिंह दिशा के आगे गिड़गिड़ाते रहे, उसके पैरों में गिरकर माफी भी मांगी, लेकिन उसने उनकी एक ना सुनी। उधर सारे मोहल्ले की औरतें मालती जी पर धू धू कर रही थीं। रोहन ने भी पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़े, पर उसकी एक भी नहीं चली। मालती जी को थाने से ले जाया गया तो देखा आज थाने में साज सजावट थी। मैडम, आप बाहर खड़ी हो जाइए, यहाँ नई थाना इंचार्ज आने वाली है, आप बाहर खड़े रहिए, इंस्पेक्टर ने आकर कहा। तो उसने तनुक कर उसकी तरफ देखा तो मैं क्या उन्हें आने के लिए रोक रही हूँ? मालती जी ने कहा, मैडम आप रास्ते में खड़ी हैं, ये पुलिस थाना है, ज्यादा बोलेंगी तो महंगा पड़ेगा और जाने कौन सा चार्ज आप पर लग जाएगा, इसलिए अपने भले के लिए बाहर जाइए। मालती जी खिसिया सी गई। यहाँ उसका पैसे का रौब भी काम ना आया और कांस्टेबल ने उन्हें थाने के अंदर डाल दिया। बाहर से जब नई थाना प्रभारी अंदर आई तो अंदर मौजूद पुलिस कर्मियों की तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। उसको सम्मान पूर्वक उसकी कुर्सी पर बैठाया गया तो अंदर लॉकअप में बंद मालती जी हैरत से इस दृश्य को देख रही थी और उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तभी नई थाना प्रभारी को थाने की पूरी व्यवस्था थमा दी गई तो अंदर बंद मालती जी धर धर कांपने लगी। इंस्पेक्टर, इनको बाहर लेकर आओ। उस थाना प्रभारी के कहने पर मालती जी को बाहर लाया गया और सामने खड़ा कर दिया गया। कैसा लग रहा है जी? तो मालती जी ने अपनी नजरें झुका ली। तुम पुलिस में गौरी? रोहन से रहा ना गया और वो बोल पड़ा, शुक्र है तुमने मुझे पहचान तो लिया। वो हाँ, इसीलिए पहचाना ना कि अब मैं इन्हें बाहर निकालने में मदद कर दूं। सामने खड़ी नई थाना प्रभारी गौरी थी, जिसने अच्छे अंकों से एग्जाम पास करके यह पद हासिल किया था। बेटा, तुम तो जानती हो हम ऐसा नहीं कर सकते, ये हमारी बहू गलत इल्जाम लगा रही है। मालती जी आगे बढ़कर हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते हुए बोली, आप क्या कर सकती हैं क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर और कौन जान सकता है आंटी जी। आज उसका बदला पूरा हो रहा था जिसे उसकी सासू ने ठुकरा दिया था। वो इतना ऊंचा मुकाम हासिल करके सबके सामने रौब से खड़ी थी। दिशा ने ये देखा तो सोचा कि उसका पलड़ा भारी है और 2 नकली आंसू रोने लगी। मैडम, मेरे पति मुझे बहुत मारते हैं और सास तो खाना तक नहीं देती। इन्होंने मेरे खाने में जाने क्या मिला दिया कि मैं मरते मरते बची हूँ। आप इन्हें जेल में डाल दीजिए। आप इन्हें बिल्कुल मत छोड़िए, जितना पैसा कहेंगी मैं दे दूंगी। दिशा नकली आंसू बहाकर कह रही थी, जो गौरी को भी समझ आ रहा था। आप जितने पैसे लेंगी मैं देने को तैयार हूँ, दिशा ने कहा। गौरी ने एक तमाचा खींचकर दिशा को जड़ दिया और बोली, मैडम, ये पैसे का रौब कहीं और जाकर दिखाइएगा। यहाँ आपके बापू का महल नहीं है और ना आप यहाँ की रानी हैं, समझी? चुपचाप खड़ी रहिए। रण सिंह जी आंखों में आंसू भर कर बोले, बेटा, तुम्हें देखकर बहुत खुशी हो रही है आज, पर एक बार इस बूढ़े पर तरस खाकर मेरी बात सुन लो।
गौरी को उन पर दया आई तो शांति से बैठकर रण सिंह जी ने सारी कहानी सुनाई। मालती जी ने गिड़गिड़ाते हुए गौरी के पैर पकड़ लिए। बेटा, मुझे माफ कर दो, उस दिन के लिए मैं गलत थी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, इससे मुझे बचा लो। मालती जी की आंखें आंसुओं से भीगी हुई थी और हाथ जोड़े रोते हुए बराबर गौरी के तरफ देख रही थी। गौरी, मुझे भी माफ कर दो, उस दिन तुम्हारा साथ ना दे सका, मुझे भी सजा मिल गई है। रोहन ने भी भीगी आंखों से माफी मांगी। वैसे जो हुआ था अच्छा हुआ था, नहीं तो मैं आज यहाँ बैठी नहीं होती। लेकिन तुम सबके कारण जो मेरे पापा की जान चली गई, मेरे परिवार की जो बदनामी हुई, क्या आप उसे वापस लौटा सकते हैं? गौरी ने उन दिनों को याद करके भावुक हो गई थी। रण सिंह जी ने मालती के साथ उनसे फिर से माफी मांगी। बेटा, जो हुआ वो तो वापस नहीं आ सकता। इस पिता ने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी जैसा माना। वो बात अलग है कि मैं तुम्हें अपने घर की बहू से बेटी बनाने का सौभाग्य हमने खो दिया। पर आज ये लाचार बाप तुम्हारे आगे भीख मांग रहा है। गौरी ने सारे मामले की जांच की और रण सिंह जी पर दया खाकर मालती जी की जान बचाई और दिशा को जमकर फटकार की। दोबारा ऐसा किया तो उसे जेल की हवा खानी पड़ेगी। पता चला दिशा छोड़ छाड़ कर किसी अमीर लड़के के साथ चली गई है। मालती जी आज पछता रही थी जब उन्होंने गौरी जैसी लड़की को ठुकरा कर अपने बेटे की शादी दिशा से करवाई थी। रोहन अभी भी गौरी को नहीं भूला था। अपने बेटे की हालत देखकर रण सिंह जी और मालती जी गौरी के घर पहुंचे और गौरी आज भी उन लोगों को अपने पिता की मौत के जिम्मेदार मानती थी। उसने उन लोगों को सजा से तो बचा लिया था, लेकिन अभी तक उन्हें माफ नहीं किया था। जब जब उसे अपने बेबस पिता का वो गिड़गिड़ाता हुआ चेहरा याद आता तो उसकी आंखों से खून के आंसू बहने लगते थे। गौरी हाथ जोड़कर बोली, माफ करना, लेकिन मैं ये शादी नहीं कर पाऊंगी। मैं जब जब तुम लोगों को अपने सामने देखूंगी, मुझे अपने माता पिता की बेबसी याद आएगी। रण सिंह जी और मालती जी को खाली हाथ लौटना पड़ा। दुल्हन ही दहेज है मेरी, ऐसा यूं ही नहीं कहा जाता है। अपना सब छोड़कर दूसरे घर में आने वाली लड़की खुद किसी संपत्ति से कम नहीं होती, लेकिन ऐसे में अलग से दहेज की मांग कर लोग ऐसी सोच को बढ़ावा देते हैं। ये समाज में फैली एक कुरीति है जिसका अंत होना ही चाहिए। बेटी को ही प्यार और सम्मान देकर अपने घर का सदस्य बनाएं। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, गौरी ने माफ करके सही किया या गलत? तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।